जर्मनी का एकीकरण का परिचय है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन। ठीक है। जर्मनी 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में एकीकृत था किंतु आधुनिक युग आते आते 300 छोटे बड़े खंडों में विभक्त होकर मात्र जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति में बदल गया। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में एकीकृत था किंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी 300 छोटे बड़े खंडों में विभक्त हो गया। जिससे जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में बदल गया। आधुनिक युग में जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किया गया किंतु इसमें कई बाधाएं जो इस प्रकार से है। पहला, भौगोलिक विसंगतियां। दूसरा, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्ति। तीसरा भाषाई विविधता। चौथा, आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगति। ये सभी सब इनके बाधा के तत्व हैं। लेकिन इन बाधाओं के होने के बावजूद इन सभी उपरोक्त बाधाओं के होने के बावजूद उनमें एकता के कई तत्व थे।
जो इस प्रकार से है। पहला नेपोलियन जर्मनी को जीतकर एकीकृत कर दिया और राइन संघ का स्थापना किया। राइन संघ के कारण नेपोलियन जर्मनी को एकीकृत कर दिया और राइन संघ का स्थापना किया। राइन संघ के कारण उनमें एकता का भावना जागृत हुआ। एकता का भावना जागृत हुआ। दूसरा डायट नामक प्रतिनिधि सभा जिंदा था, जहां अक्सर सभी जर्मनवासी बैठक करते थे, किंतु उनमें एकता का अभाव था। फिर भी धीरे धीरे से ही उनमें एकता जागृत हुआ। तीसरा लिख रहे हैं, ठीक है। जर्मनी के शिक्षकों एवं छात्राओं ने रूसी साफ नामक संगठन का निर्माण किया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। चौथा, परसा के नेतृत्व में 1834 ईस्वी में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। जर्मनी के बुद्धिजीवियों जैसे हेगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को
बढ़ावा दिया, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हेगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो अंडर्ट ने कविता के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। फिर से एक बार फिर से, है ना, जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी 800 ईस्वी में शार्लमा के नेतृत्व में एकीकृत था, किंतु आधुनिक युग आते आते 300 छोटे बड़े खंडों में विभक्त हो गया। विभक्त होकर मात्र जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बन गया। लेकिन आधुनिक युग में उन्हें एक करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, भौगोलिक विसंगतियां। दूसरा, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त है। तीसरा, भाषाई विविधता। चौथा, आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियां। ठीक है, उपरोक्त बाधाओं के बाद उन्हें एक करने का प्रयास किया गया, या फिर उनमें एकता का तत्व था, जो इस प्रकार से। पहला, नेपोलियन जर्मनी को एकीकृत कर दिया और राइन संघ का स्थापना किया। राइन संघ के कारण वे लोग क्या होने लगे, आपस में एकत्रित होने लगे और उनमें एकता का भावना जागृत हुआ। तो उसी तरह डायट नामक एक प्रतिनिधि सभा था जो जिंदा था, जहां अक्सर सभी जर्मनवासी आकर बैठकें करते थे जी। और उनके वजह से उनमें एकता का भावना जागृत हुआ। भले उसमें एकता का अभाव था, लेकिन धीरे धीरे ही सही हुआ। तीसरा है, जर्मनी के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने ब्रुसेनशाफ्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक ठाक है, ब्रुसेनशाफ्ट नामक संगठन का निर्माण किया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को क्या दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। तो ऐसे परसा के नेतृत्व में 1834 ईस्वी में जालबेरी नाम एक आर्थिक संगठन बनाया गया, जो क्या कर रहा था, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। तो इसी तरह है तो जर्मनी के बुद्धिजीवी अर्थात दार्शनिक जैसे हेगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट इत्यादि लोग क्या कर रहे थे, अपने विचार के माध्यम से जर्मनी के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। जैसे हेगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करके जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, तो इसी तरह अंडर्ट अपने कविता के माध्यम से जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान का वर्णन करना है। बिस्मार्क कैसे तो ऑटो फोन बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध है। इनका थोड़ा सा इस सवाल को लिखने के लिए थोड़ा सा हमको बिस्मार्क का परिचय देखना होगा। और पहला पॉइंट इसमें होगा कि बिस्मार्क का जो कार्यकाल देखते हैं, बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1898 ईस्वी में। ये परसा के विधानसभा का सदस्य 1847 ईस्वी में बने और 1862 ईस्वी में परसा के शासक विलियम प्रथम ने इन्हें अपना चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह अपने युग के बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। अपने कूटनीतिक संधियों के तहत फ्रांस को मित्रविहीन कर जर्मनी को यूरोप की महाशक्तिशाली देश बना दिया। हाँ, बिस्मार्क ने एक नवीन वैदेशिक नीति का सूत्रपात किया, जिसके तहत शांति काल में युद्ध, है ना, जिसके शांति काल में युद्ध को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए गुटों का निर्माण किया। इनकी इस नीति के कारण संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में विभाजित हो गया, जो आगे चलकर कालांतर में प्रथम विश्व युद्ध का रूप लिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, अर्थात उनका मानना था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण
हो सकता है। इसलिए उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तीनों से युद्ध किया, क्योंकि ये तीनों ही जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा थे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए। पहला डेनमार्क, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ। डेनमार्क जर्मनी के होल्स्टाइन एवं शेल्सविग के 2 क्षेत्रों पर नियंत्रण किए हुए था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क के खिलाफ 1864 ईस्वी में युद्ध किया एवं पराजित कर उसके साथ पराग की सम्मानजनक संधि कर जर्मनी से उसे बाहर कर दिया गया। जीते गए क्षेत्र होल्स्टाइन, जहां शुद्ध जर्मन निवासी निवास करते थे, जबकि शेल्सविग जहां पर मिली जुली लोग थे अर्थात सभी वर्गों के लोग थे, उसे अपने ही नियंत्रण में रखा। इस तरह से बिस्मार्क ने कूटनीतिक जीत का परिचय अपना दिया और उसी के साथ डेनमार्क को जर्मनी के क्षेत्र से बाहर कर दिया। दूसरा युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले उसे मित्रविहीन कर दिया, अर्थात उसके जितने भी मित्र थे उनको उनसे दूर कर दिया। फ्रांस को कुछ क्षेत्रों को वादा करके अपने तरफ कर लिया, तो इटली को वेनेशिया की प्राप्ति का लालच देकर उसे अपने तरफ कर लिया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से सेडोवा का युद्ध होल्स्टाइन के मुद्दे पर किया और पराजित कर दिया। इस तरह से जर्मनी से ऑस्ट्रिया को भी बाहर कर दिया। ऑस्ट्रिया से बिस्मार्क ने सम्मानजनक संधि कर इसे भी अपने तरफ बनाए रखा और यह युद्ध के बारे में माना जाता है कि कूटनीतिक रूप से इस सेडोवा का युद्ध फ्रांस का है। इसके बाद देखेंगे तीसरा युद्ध इसने फ्रांस के साथ किया। बिस्मार्क ने फ्रांस से युद्ध करने से पहले इसे भी मित्रविहीन कर दिया, अर्थात ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में कर लिया। तो इटली को रोम की प्राप्ति एवं रूस को काला सागर की प्राप्ति, इटली को रोम की प्राप्ति और रूस को काला सागर की प्राप्ति का लालच देकर इसे अपने पक्ष में कर लिया। स्पेन के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर बिस्मार्क और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में, जिसे सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में फ्रांस से यूरोप को रिसने वाला फ्रैंकफर्ट का संधि किया। इस तरह से बिस्मार्क ने संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया और सेडान युद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक महाशक्ति का पतन किया तो दूसरे महाशक्ति का उद्भव किया।